हेलो एवरीवन, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, आज का जो विषय है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्तर मौर्य काल के बारे में। तो उत्तर मौर्य काल के बारे में पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि उत्तर मौर्य काल में जो रूलर्स थे वो मेनली दो थे। एक थे इंडियन रूलर्स, ये तो आप जानते ही हैं इंडियन रूलर्स थे। इंडियन रूलर्स में जो शामिल हैं वो हैं शुंगाज और कानवाज, यानी शुंग और कण्व, ठीक है, या कण्व भी कह सकते हैं इन्हें। और दूसरे थे फॉरनर्स रूलर्स। फॉरनर जो रूलर्स थे उनमें शामिल हैं इंडो ग्रीक्स और कुशांस। कौन से शामिल हैं? इंडो ग्रीक्स और कुशांस। तो हम बेसिकली चार रूलर्स को जो है इसमें देखने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर कर रहे हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको नहीं देने वाली हूँ, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के इसको मैं शुरू कर देती हूँ। और यहाँ से देखिए, शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में बताया कि पुष्यमित्र शुंग सेनापति ने अंतिम मौर्य शासक विरहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। क्या कहा कि मौर्य शासक का जो अंतिम शासक था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि जो अंतिम शासक था वो विरहद्रथ था, तो उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र के समय पहली बार इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ, क्योंकि इससे पहले जितना भी आपने पढ़ा है कहीं भी आपने इंडो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल नहीं देखा होगा। पहली दफ़ा जो इंडो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल है वो हमें उत्तर मौर्य काल में ही दिखाई पड़ रहा है। इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण से निपटने के लिए पुष्यमित्र ने अपने पोते वासुमित्र को भेजा। वासुमित्र ने इंडो ग्रीक को हराया और फिर अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो पहला ऐतिहासिक प्रमाण हमें जो अश्वमेध यज्ञ का मिलता है वो यहाँ से मिलता है। इससे पहले अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने प्राचीन काल में सुना था, पढ़ा था, लेकिन कोई प्रमाण ऐतिहासिक हमें जो पहला मिलता है वो यहाँ से मिलता है, इससे पहले नहीं मिला था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अग्निमित्र की। अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र और अगला राजा बना। ठीक है, ये पुष्यमित्र का ही पुत्र था और ये जो है अब अगला राजा बना। मालविका अग्निमित्रम नाट्य। कौन सा नाटक? मालविका अग्निमित्रम नाट्य, जो कालिदास द्वारा लिखा गया था। इसमें अग्निमित्र को नायक दर्शाया गया है। अग्निमित्र को क्या दर्शाया गया है? नायक यानी कि हीरो जो है दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासुमित्र अग्निमित्र का पुत्र अगला राजा बना। फिर वासुमित्र जो है वो शासक बन गए और फिर देवभूति राजा बना। इसे इन्हीं के सेनापति वसुदेव कण्व ने मारकर नए वंश कण्व की शुरुआत की। तो ठीक है, इस तरह जो है कण्व वंश की शुरुआत आ गई। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, टू द पॉइंट हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इस तरह कण्व वंश की शुरुआत होती है। तो कण्व वंश का जो समय है वो 75 से 45 BC है। ठीक है, वसुदेव कण्व पहला और आखिरी शासक हुआ। इसका कोई बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, या बहुत इम्पोर्टेंट कोई कार्य जो है इन्होंने नहीं किया जो कि नोटिस में आए। इसके बाद आते हैं विदेशी हिंद यवन। ये जो विदेशी हिंद यवन है इनको ही इंडो ग्रीक कहा जाता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हम इंडो ग्रीक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो ये है विदेशी हिंद यवन। पहला यूनानी आक्रमणकारी डेमेट्रियस कह सकते हैं इसको, डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस की पत्नी लिच्छवी की थी। कहाँ की थी? लिच्छवी की थी। पुत्र मिलिंदर या मिलिंद सवाल बहुत पूछता था, इसलिए इनके लिए नागसेन या नागार्जुन नामक अध्यापक रखा। तो उसके सवालों के उत्तर देने के लिए नागार्जुन नामक अध्यापक रखा। मिलिंद जो सवाल पूछता था उन पर नागसेन ने एक पुस्तक लिखी, मिलिंद पन्हो। कौन सी पुस्तक लिखी? मिलिंद पन्हो। तो ये सवाल आ जाता है कि नागसेन ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप बता सकते हैं मिलिंद पन्हो लिखी थी। नागसेन बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और इनके पास शिक्षा लेते हुए मिलिंद को बौद्ध के बारे में जानकारी हासिल करके बुद्ध को देखने की इच्छा हुई।
क्या हुआ, बुद्ध को देखने की इच्छा हुई कि जो बुद्ध हैं जिनके बारे में इतना सारा ज्ञान मुझे मिला है वो कैसे दिखते थे, इस तरह की इच्छा उत्पन्न हुई। तो जब इच्छा उत्पन्न हुई तो फिर क्या हुआ, मिलिंद की इच्छा पूरी करने के लिए बुद्ध की पहली बार मूर्ति बनाई गई। क्या हुआ, बुद्ध की पहली बार मूर्ति बनाई गई। अब बुद्ध को किसी ने देखा तो था नहीं, तो ये जो है अनुमान के तौर पे बनाई गई थी बुद्ध की मूर्ति। तो बुद्ध की मूर्ति गंधार कला विद्यालय में बनी थी। कहाँ बनी थी, गंधार कला विद्यालय में बनी थी। गंधार विद्यालय की शैली, अब वहाँ जो मूर्ति बनी थी या वो वहाँ की जो शैली थी मूर्ति बनाने की वो कैसी थी, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ बनी बुद्ध की मूर्ति विदेशी प्रभाव वाली है। कैसी है, विदेशी प्रभाव वाली है, क्योंकि ये लोग जो हैं इंडो ग्रीक लोग हैं। तो मूर्ति कैसी बना रहे हैं, विदेशी प्रभाव वाली बना रहे हैं। बुद्ध मूर्ति यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। कैसी है, यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। बुद्ध स्टैंडिंग फॉर्म में है। कैसे हैं, स्टैंडिंग फॉर्म में है। और उनके कर्ली हेयर दिखाए गए हैं। हेयर जो है कर्ली है। फेस एक्सप्रेशन लेस है, यानी कि फ्लैट फेस जो है वो दिखाया गया है। कान की लोई लंबी होती थी। इस तरह की जो है मूर्ति बनाई गई थी। इंडो ग्रीक पहले थे जिन्होंने सोने के सिक्के बनाए। सिक्कों पर राजा की छवि और तारीख भी थी। इन्होंने भारत में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति सिखाई। ग्रहों के नाम सिखाए। दिनों के नाम ग्रह के आधार पर इन्होंने ही भारत को सिखाए। तो इतना सारा जो है रोल वो ग्रीक के लोगों का भी है हमारे इतिहास में। तो इस तरह से जो है ग्रीक लोगों ने हमें दिनों के नाम सिखाए ग्रह के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कुषाण की। तो कुषाण जो है ये मध्य एशिया के हैं। फर्स्ट CBC से सेकंड CAD का इनका समय बताया गया है। CBC से कंफ्यूज मत होना, C मतलब सिरका, यानी लगभग फर्स्ट BC के आसपास का समय है। और सेकंड CAD यानी लगभग सेकंड AD का जो है समय है। AD आप जानते होंगे, और BC की भी मैं उम्मीद करती हूँ, बिफोर क्राइस्ट आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने के सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के इन्होंने चलाए। किन्होंने चलाए, कुषाण ने चलाए। सिक्कों पर तारीख नहीं लिखी है। सख्त संवत यानी इंडियन नेशनल कैलेंडर कनिष्क राजा द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, कनिष्क राजा के द्वारा बनवाया गया। अब कनिष्क के बारे में देखते हैं हम। कनिष्क का पहले आप समय देखिए, 72 AD से 178 AD का समय है। तो ये समय जो है बहुत लंबा है। ऐसा लगता है कि तो कनिष्क का समय मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ मैं बताना ये चाह रही थी कि ये जो इतना लंबा जो समय है, तो ये मुमकिन नहीं लगता, संभव नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति जो है वो कनिष्क रहा होगा। हो सकता है कनिष्क नाम से एक से ज़्यादा व्यक्ति हो, ऐसा हो सकता है संभवतः। कनिष्क के सामंत थे गुप्ता। कौन थे, गुप्ता। 270 AD में इनका समय था। युद्ध की बहुत सी तकनीक भारत को सिखाई। इन्होंने क्या है, युद्ध की बहुत सी तकनीक भारत को सिखाई। घोड़ों के ऊपर काठी इन्होंने ही सबसे पहले लगाई। किन्होंने लगाई, कनिष्क ने सबसे पहले घोड़े के ऊपर काठी लगाई। हेट, पैंटलून्स का इस्तेमाल, ओवरकोट, लॉन्ग बूट का इस्तेमाल इन्होंने किया, है ना। तो ये सब भी शुरू हुआ। देवकुल की शुरुआत की जो पूर्वजों की बरसी पर की जाती थी। क्या थी, देवकुल की शुरुआत की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मथुरा कला विद्यालय की शुरुआत की। तो ये एक और नई चीज़ है, मथुरा कला विद्यालय। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाऊंगी। अभी पहले जो मैंने आपको गंधार शैली के बारे में बताया, और मथुरा कला विद्यालय जो है ये इंडियन वर्जन है। मूर्तियाँ जो बनती है इसमें इंडियन तरीके से बनती हैं। तो मथुरा कला शैली जो है किस तरीके से उससे भिन्न है, थोड़ा सा ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैन, बौद्ध तथा हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। जैन धर्म की ऋषभ, पार्श्वनाथ तथा महावीर की मूर्ति बनी। बुद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति भारतीय स्वरूप में, तो बुद्ध की मूर्ति भारतीय स्वरूप में बनी। तो मेन बात क्या है कि भारतीय स्वरूप में बनी। अब भारतीय स्वरूप में कैसी बनी, पहला मेडिटेटिव फॉर्म में बनी, अभय मुद्रा में बनी। अभय मुद्रा क्या है कि आशीर्वाद देते हुए उनको दिखाया गया।
और हेलो दिव्य प्रकाश दिखाया गया। हेलो दिव्य प्रकाश क्या है कि जो बुध हैं, बुध के पीछे से जो है, सर के पीछे से जो प्रकाश निकलता हुआ दिखता है उसे हेलो दिव्य प्रकाश बोलते हैं, वो दिखाया गया। फिर कमल का इसमें इस्तेमाल किया गया और मुंडा हुआ सिर दिखाया गया। जैसे कि आपने पहले वाले स्टेचू में पढ़ा था कि कर्ली हेयर्स दिखाए गए थे, बल्कि यहाँ पर क्या दिखाया है, मुंडा हुआ सिर दिखाया गया। शिखा दिखाया गया, शिखा यानी आलोक का होना दिखाया, और मुख जो है वो शांत दिखाया। तो अब जैसे अगर आप देखें कि जो पिछली वाली स्टेचू बनी थी, वो जो मूर्ति थी उसमें फ्लैट फेस दिखाया गया था, एक्सप्रेशन लेस था फेस, लेकिन यहाँ पे जो है शांत स्वभाव उनका नज़र आ रहा है, शांत मुख पे जो है एक्सप्रेशन वो दिखाए गए हैं। फिर आप देखिए कि हिंदू धर्म ज़्यादातर विष्णु की मूर्ति, हिंदू धर्म के अंदर जो उन्होंने बनाया है वो ज़्यादातर विष्णु की मूर्ति है। सूर्य की पत्नी सावित्री की मूर्ति भी है। सूर्य की पत्नी कौन थी? सूर्य के पास की लालिमा जो है वो सूर्य की पत्नी कहलाती है। गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। यह इकलौती देवी है जिनकी मूर्ति हमें मिलती है, वरना ज़्यादातर पुरुषों की ही है। ठीक है, पुरुष देवताओं की ही ज़्यादातर मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा शिव की पूजा की जाती थी, इसलिए शिवलिंग बहुत मिले हैं। तो इस तरह मैंने आपको जो है संक्षेप में बताया, पूरा सार आपको बताया कि उत्तर मौर्य काल में किस तरह का जो है, किस तरह की चीज़ें थी, किस तरह के रूलर्स थे और क्या क्या योगदान उन्होंने दिया है भारतीय इतिहास में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। साथ ही जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए और खूब इन्फॉर्मेशन अपनी बढ़ाते रहिए। फिर एक बार कहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।